हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। स्वागत है दोस्तों आज के सेशन में सीएमए इंटरमीडिएट एमक्यूपी का सेट 2 जो कि दिसंबर 2024 के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं फटाफट इस सेशन को। सेट नंबर 2 जिसके अंदर आपके पास 30 नंबर के तो एमसीक्यूज ही आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मिस्टर विजय बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैज अ कार। बड़ी गाड़ी है। अच्छा, ये गवर्नमेंट, ये एम्प्लॉई, वैसे फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट। यहां पर यह फर्क देखना जरूरी है कि ये गाड़ी इंप्लॉय की है या एम्प्लॉयर की है। ये गाड़ी इंप्लॉय की है, बोलो हाँ या ना। यस, ये गाड़ी इंप्लॉय की है और खर्चे इंप्लॉयर उठा रहा है। तो ये केस है इंप्लॉय इंप्लॉयर का। ठीक है, जनरली जब मैं कराता हूं बच्चों को तो बताता हूं एक इंप्लॉयर इंप्लॉयर होता है, एक इंप्लॉयर इंप्लॉय और एक इंप्लॉय इंप्लॉयर। यहां पे इंप्लॉय इंप्लॉयर है और गाड़ी पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल के लिए दी जा रही है। बड़ी गाड़ी है तो इसमें जितना भी खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, 40,000 और 20,000, 40,000 और 20,000। बच्चों, आपको सेट नंबर 1 एमक्यूपी मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सेट 1 अगर आपको देखना है तो। दूसरा, अगर इसका आपको ये जो मैं पीडीएफ बनाने वाला हूं वो पीडीएफ आपको चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन भी मेरे चैनल यहीं पर वीडियो में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले एमसीक्यूज, जिसमें पहला क्वेश्चन है। तो भाई मेरे को लगता है कि देखो, जितना खर्चा किया, इसमें क्या करते हैं, जितना खर्चा किया उसमें से माइनस करते हैं कितना, जितना गाड़ी ऑफिशियल यूज हुई। ऑफिशियल परसेंटेज ही नहीं दिया। ओके, तो क्या करेंगे, 2400 पर मंथ वो माइनस करेंगे, प्लस 900 पर मंथ भी माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे बच्चों 39,600 माइनस कर देंगे इसमें से। तो बताओ कितना टैक्सेबल आएगा 60,000 में से। ये आएगा 20,400। बच्चों समझ में आया कि नहीं। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी। ये केस कौन सा है, समझो, ये केस है इंप्लॉई इंप्लॉयर। गाड़ी इंप्लॉई की है और खर्चे इंप्लॉयर के हैं। पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है। गाड़ी बड़ी है तो इसमें क्या करते हैं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर में से माइनस करते हैं। जा तो ऑफिशियल परसेंटेज अगर दिया होता तो वो करते माइनस, और कंपेयर करते उसको किसके साथ, जितना भी, जितनी भी गाड़ी का खर्चा है उसका मतलब उसमें से माइनस करते हैं। क्या, या तो ऑफिशियल परसेंटेज या फिर जितना टैक्सेबल होता था जब एम्प्लॉयर की गाड़ी होती थी। कितना टैक्सेबल होता था, 2400 पर मंथ प्लस 900 रुपए पर मंथ, क्योंकि ड्राइवर भी है और ये ड्राइवर को मिला के है तो ये माइनस कर देंगे। डन। तो इसका पहले पार्ट का तो आंसर क्या होगा, बी। डन। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। बॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3,10,000 असेसमेंट ईयर 23-24 इज अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द हाउस प्रॉपर्टी इनकम 5,00,000। भाई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 3,10,000 का पिछले साल का, आप उसको सेट ऑफ करना चाहते हो अगले साल, क्या आप कर सकते हो। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है। क्या पूरा सेटअप हो जाएगा, जी हाँ पूरा सेटअप हो जाएगा, 3,10,000। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी। सेकेंड पार्ट का भी आंसर क्या होना चाहिए, बी। इज दैट क्लियर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। आर एक पर्सन है इंडियन ऑरिजिन, विजिटेड इंडिया ऑन 3 October 2023 and plans to stay for 185 days. During 4 years prior to previous year 23-24, he was in India for 750 days. Earlier to that, he has never to in India, never in India, मतलब इससे पहले वो इंडिया में नहीं था। उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज 20 लाख, 15 लाख से ज्यादा है। बच्चों आपको बताना है इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। पहले तो चेक करो, ये इंडियन ऑरिजिन है, इंडिया में आ रहा है ऑन अ विजिट, और अगर वो इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में आ रहा हूं ना विजिट, तो हमें स्टे देखना होगा 182 डेज। अब वैसे तो 185 डेज है बट 3 अक्टूबर को आया है, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा। देखो 3 अक्टूबर को अगर वो आ रहा है तो 3 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक उसका स्टे कितना बनता है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। आपने देखा अक्टूबर में आया तो अक्टूबर में 3 को आया तो 3 को तो इंडिया में काउंट करेंगे, तो 2 दिन आउटसाइड इंडिया कर दिया, तो ये बन गया अक्टूबर में 29, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जैन में 31, फेब में क्योंकि ये 23-24 है तो फेब होगा लीप ईयर 29, मार्च में हो गया 31। बोलो यस और नो। तो आपने चेक किया यहां पे कितने दिन बन रहे हैं, 29, 30, 31, 31, 29 और 31, ये बन रहे हैं 181 डेज। कितने बन रहे हैं, 181 डेज। और आपको कितने दिन का स्टे चाहिए, 182, और भाई साहब 182 नहीं बन रहा,
याद नहीं, एक्सेप्शनल केस में आता है तो ये 182 नहीं बन रहा, इसलिए ये बंदा तो इंडिया का नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। बट अभी भी ये इंडिया का रेजिडेंट बन सकता है, अभी भी ये इंडिया का रेजिडेंट बन सकता है अगर इसकी टोटल इनकम 15 लाख से रुपए से क्या है, ज्यादा है, और उसका स्टे 182 डेज से, सॉरी, इंडिया में आ रहा हूं ना विजिट, और इसका स्टे 120 डेज और मोर हो। और क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है और उसका स्टे 120 डेज से भी ज्यादा है और 15 लाख से इनकम भी ज्यादा है, तो आपको याद होगा डीम्ड आरएनओआर की कंडीशन क्या थी? बताओ, डीम्ड आरएनओआर की कंडीशन क्या थी? बताओ। पहली कंडीशन कि इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, और वो एक बंदा है, वो ओरिजिन तो है। दूसरा, विजिटेड इंडिया, इंडिया में ऑन अ विजिट आ रहा है। नंबर 3, टोटल इनकम फ्रॉम इंडिया कितनी होनी चाहिए? 15 लाख रुपए से ज्यादा, और वो भी है, वो भी हमने चेक किया, टोटल इनकम भी 15 लाख से ज्यादा है। और अगर हम लोग देखें तो इसका स्टे 120 डेज और मोर होना चाहिए, और पिछले 4 सालों में एंड 4 प्रीवियस ईयर्स में कितना होना चाहिए? 365 डेज और मोर। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और चारों शर्तें क्योंकि पूरी हो रही हैं, तो भाई साहब मेरे हिसाब से आंसर थर्ड पार्ट का है बी, डीम्ड आरएनओआर। यहां पे वर्ड डीम्ड आरएनओआर नहीं लिखा इन्होंने, बट आरएनओआर लिख दिया है, एक ही बात। तो थर्ड का भी बी होना चाहिए। आगे आ जाओ। मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 शेल बी लिमिटेड। 80 बच्चों रेंट पेड के लिए होता था, और मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? 5,000 रुपए महीना। कितनी मिलेगी? 5,000। तो इसका आंसर होना चाहिए ए। तो बच्चों जिन्होंने किया हुआ है उनको पता होगा, इसका आंसर होगा 80 का ए। 5,000 रुपए मैक्सिमम होता है। आगे आ जाओ। वेन असेसमेंट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड विद इन डैश फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। कब तक हम रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं? बताओ, कब तक फाइल कर सकते हैं? रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड विद इन डैश फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के एंड से भाई साहब 31 दिसंबर तक ही फाइल कर सकते हैं रिवाइज रिटर्न। तो अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो 9 महीने होना चाहिए, डी होना चाहिए इसका आंसर। हाँ या ना? फिफ्थ का बिल्कुल करेक्ट है, डी होना चाहिए। 31 दिसंबर लास्ट डेट है ना, तो 9 मंथ्स इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं? फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, सिक्स्थ पार्ट। द रेट ऑफ टीडीएस इन द केस ऑफ लिस्टेड डिबेंचर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 कितना आएगा? 10% ही आएगा भाई, 10% ही आएगा। और मैं आपको बता दूं, आप अगर इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर देखोगे तो इन्होंने, भाई साहब ने डी लिखा हुआ है, डी गलत है बच्चों। मैं क्या बोलूं, अब आपको भी आदत पड़ गई है, मुझे भी आदत पड़ गई है, बोल बोल के हम लोग तो जो है गला बैठ गया है हमारा, है ना? तो यहां पर क्या आना चाहिए? 10%। 5% रेट नहीं है, ठीक है? आगे आ जाओ। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्टेड टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी। हाँ, लिकर पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। क्या लिकर पे वैट भी लगता है? यस। क्या बोथ ए एंड बी? यस। तो सेवेंथ पार्ट का आंसर होना चाहिए सी। सेवेंथ पार्ट का आंसर होना चाहिए सी, बोथ ए एंड बी। एट्थ पे आ जाओ। एट्थ पे आ जाओ। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सर्विसेज विच आर कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लीगल कंसल्टेंसी क्या रिवर्स चार्ज में आती है? लीगल कंसल्टेंसी, हाँ, एडवोकेट की सर्विस आती है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी आती है। मैन पावर सप्लाई, मैन पावर सप्लाई वही सप्लाई ऑफ जो हम लोगों ने पढ़ा है सिक्योरिटी सर्विसेज, बट सिक्योरिटी सर्विसेज आती है, मैन पावर सप्लाई तो नहीं आती। रेंट अ कैब, इसमें से क्या रिवर्स चार्ज में आता है? अच्छा, रिवर्स चार्ज में इसमें क्या आता है? तो अगर हम रिवर्स चार्ज की बात करें तो भाई साहब लीगल कंसल्टेंसी आता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ये भी आता है। मैन पावर सप्लाई को हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम इसको बोलेंगे तो मैन पावर का मतलब तो ये नॉर्मली कोई भी जब लेबर सप्लाई करते हैं, वो लेबर सप्लाई तो नहीं आती। वो सिक्योरिटी सर्विसेज जरूर है, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज, बट वो मैन पावर, सिर्फ मैन पावर नहीं होगा ना। मैन पावर तो सबके लिए होता है, हर काम के लिए। और रेंट अ कैब नहीं आता इसमें, तो 1 और 2 होना चाहिए, और 1 और 2 के लिए ए, तो एट्थ का ए होना चाहिए। यस, वी आर करेक्ट, मतलब इंस्टीट्यूट इज करेक्ट, ठीक है? हम लोग तो करेक्ट होते ही हैं। तो ए 1 एंड 2 डन।
चलो अब नाइन्थ पार्ट पे आते हैं दोस्तों। नाइन्थ पार्ट है सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू डैश इज नॉट एग्जेम्प्ट। आपको बताना है क्या एग्जेम्प्ट नहीं है, मतलब क्या टैक्सेबल है। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम, तो ये तो एग्जेम्प्ट होता है। नेशनल पार्क ये भी एग्जेम्प्ट होता है। टाइगर रिजर्व ये भी एग्जेम्प्ट होता है। स्पोर्टिंग इवेंट की जो टिकट होती है एडमिशन की, एडमिशन टिकट, वो भी एग्जेम्प्ट होती है, बट कितने रुपए तक, 500 रुपए तक। ये 600 रुपए पर पर्सन है, ये टैक्सेबल हो जाएगा, यानी डी इज द आंसर। तो नाइन्थ का आंसर होगा डी, क्योंकि टिकट 500 रुपए से ज्यादा है। द टाइम लिमिट फॉर द वैल्यू ऑफ सप्लाई विद टैक्सेस टू द सप्लायर टू अवेल आईटीसी। आप आईटीसी कब तक ले सकते हो बताओ, है ना, आईटीसी कब तक ले सकते हो, टू पे द वैल्यू। हाँ, जब तक रेसिपिएंट पे नहीं कर देता, तो 180 डेज वाला क्लॉज था, याद आ रहा है। तो टेंथ का होगा बी, टेंथ का होगा बी, 180 डेज। तो टेंथ का होना चाहिए बी। डन। आगे आ जाओ। 11th, मिस्टर एस एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, न्यू दिल्ली, इज ट्रेवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू कानपुर, कानपुर प्रदेश इन अ ट्रेन। लो ये देखो, उत्तर प्रदेश लिखना होगा कानपुर के आगे। The train starts at New Delhi and stops at 3 stations before reaching Kanpur. The food items were loaded in the train at Aligarh, Uttar Pradesh, second station, and Mr. S buys dinner on board the train. आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है क्या होगा। लो, प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन जनरली आ नहीं रहा था, अब आ गया। तो न्यू दिल्ली से कानपुर जा रही है ट्रेन, और ट्रेन 3 जगह रुकती है। फूड आइटम्स वर लोडेड, कहां से लोड किए गए फूड आइटम, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से। तो बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, उत्तर प्रदेश अलीगढ़, अलीगढ़ होना चाहिए सी। सी क्वेश्चन नंबर 11 का सी होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई। यस, 11th का सी। डन। पार्ट नंबर 12, 12th नंबर पे सुभाष एंड कंपनी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लाईज टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इट नीड नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड टू सच पर्सन इज एंड रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस। हाँ, ऐसे सिचुएशन में इनवॉइस का बनाना नहीं होता है। अगर आपने सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया तो आपको इनवॉइस नहीं बनाना। अगर वैल्यू 200 रुपए से कम की हो, तो वैल्यू 150 रुपए है ए वाला पार्ट, तो 200 रुपए से कम है ना, तो ए ही होगा इसका आंसर। क्या ये बात क्लियर है। तो 12th का क्या होगा आंसर, ए पार्ट। 200 रुपए तक की लिमिट होती है बच्चों, और ये 150 है, तो यस, ए पार्ट इज द आंसर। अगला बताओ 13th, द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम। रिफंड क्लेम कब से करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो आपको रिफंड क्लेम कर सकते हो 2 इयर्स के अंदर अंदर। कब तक, 2 इयर्स। तो 13th पार्ट का आंसर है 2 इयर्स, यानी बी। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड इज लेविड एट द रेट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। यस, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट, यानी ए होगा इसका आंसर। 15th पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्सेबल इवेंट फॉर इंपोर्टेड गुड्स। तो कब टैक्सेबल इवेंट होगा, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करी, एंट्री इनटू टेरिटोरियल वाटर्स, अनलोडिंग ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, या डेट ऑन विच गुड्स क्रॉस द कस्टम बैरियर्स। तो जिस दिन गुड्स कस्टम बैरियर क्रॉस कर जाते हैं, मतलब 24 नॉटिकल माइल। दोस्तों, इंडियन कस्टम वाटर 24 नॉटिकल माइल है। जैसे ही वो इंडिया में एंटर करते हैं 24 नॉटिकल माइल के अंदर, वो गुड्स इंपोर्टेड माने जाते हैं। तो 15th का आंसर होना चाहिए डी। इज दैट क्लियर एवरीवन। बात समझ में आ गई कि नहीं। यहां तक सब आंसर्स इनके करेक्ट है। मैं सेक्शन बी पे आ जाता हूं। 5 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 7, ठीक है। हर क्वेश्चन 14 नंबर का होता है। आओ स्टार्ट करते हैं। जोशी डिस्क्लोजेस हिज इनकम अर्न ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24। आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी है इनकी, अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, आरएनओआर हो या नॉन रेजिडेंट हो। तो करें क्वेश्चन को, सेकंड का ए पार्ट। तो मैं यहां पे कर देता हूं, अगर आप आरओआर हो तो क्या होगा, अगर आप आरएनओआर हो तो क्या होगा, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो क्या होगा। पहला तो बता दो, फर्स्ट पार्ट, इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड्स। दोस्तों 1/6 इज रिसीव इन इंडिया। तो बताओ 1/6 अगर इंडिया में मिला है तो 30,000 रुपए के बॉन्ड्स हैं, तो 30,000 में से 1/6 इंडिया में मिला है तो कितना आएगा, 5,000। ये 5,000 तो तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा, मानते हो कि नहीं। ये 5,000 तो तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी के 5/6 की बात करते हैं।
30,000 इंटू 5/6, 25,000। इस 25,000 का क्या करें? सिर्फ और सिर्फ ROR को टैक्सेबल होगा, यस और नो। अगले पार्ट पे आ जाओ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव इन ऑस्ट्रेलिया। भाई कहां की इंडिया की प्रॉपर्टी है ना, तो भाई साहब तीनों को क्या होगा? टैक्सेबल। यहां पर्टिकुलर्स लिखते हैं ना, तो तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा 40,000, रिसीव कहीं भी हुए हो। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अमेरिका बट रिसीव इन इंडिया, तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा। रिसीव इन इंडिया हो गया, तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। एक्रूराइज कहां हुआ? बाहर। रिसीव कहां हुआ? बाहर। कंट्रोल इंडिया से हो रहा है बिजनेस, तो ROR और NOR को टैक्सेबल होगा, यस और नो। तो 75,000 ROR और RNOR को। अगला बताओ, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर बट कंट्रोल फ्रॉम श्रीलंका। एक्रूराइज कहां? बाहर। रिसीव बाहर। कंट्रोल बाहर। सिर्फ ROR को टैक्सेबल होगा, सिर्फ ROR को। बस, तो ये मेरी इनकम होगी। बताओ कितनी इनकम आ रही है? 5,000, 25,000, 40,000, 60,000, 75,000, 80,000। ये आ रहा है 2,85,000। ये आ रहा है 1,05,000, 180, 180। और ये आ रहा है 1,05,000। आंसर चेक कर लो, सजेस्टेड आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं? सजेस्टेड आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं? ठीक है, अगले पे आ जाते हैं, बी पार्ट। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ मिसेस एस चौधरी फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। आपको ये इनकम दी हुई है और आपको लिखा है इसके अंदर कि ये आपको इनकम फ्रॉम सैलरी निकालनी है। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि ओल्ड रिजीम है या न्यू रिजीम है। वैसे क्वेश्चन में ना लिखा हो तो हमें कौन सी रिजीम माननी चाहिए बताओ? न्यू रिजीम, बाय डिफॉल्ट तो न्यू रिजीम माननी चाहिए। आओ जरा देखते हैं किस किस अमाउंट की कितनी रिडक्शन मिलेगी। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 का बी। बेसिक सैलरी आपको दी हुई है दोस्तों, तो बेसिक पे तो आप लिख ही लो कितना है, 15,000 पर मंथ। तो 15,000 इंटू 12, ये हो गया 180। इसके अलावा आपको दिया है DA जो कि 60% ऑफ सैलरी है, तो 180 का 60% हो जाएगा, कितना हो गया? 1,08,000। इसके बाद आ गया मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा, किसी भी उसमें नहीं आता है, क्या कहते हैं जो हम लोगों ने वो पढ़े थे कैटेगरी। तो 600 इंटू 12, 7,200। आगे आ जाओ HRA। अब देखो, अगर मैं इसको न्यू रिजीम ही एज्यूम करूं, एज्यूमिंग न्यू रिजीम, वैसे तो बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम ही होना चाहिए। मैंने अभी सजेस्टेड आंसर अभी तक देखा नहीं है, बट मुझे लगता है कि इनका कुछ भी भरोसा नहीं है, तो ये न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम मिक्स कर देते हैं। तो मैं ये न्यू रिजीम के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं। वैसे आपको न्यू रिजीम ही करना चाहिए, कभी न्यू रिजीम से कर देंगे, कभी ओल्ड से कर देंगे। जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो न्यू से ही करना चाहिए ना, डिफॉल्ट तो न्यू रिजीम है। बोलो यस और नो। बट फिर भी अगर मैं न्यू रिजीम से करूंगा ना, तो 6,000 इंटू 12 पूरा टैक्सेबल होगा। और अगर मैं ओल्ड रिजीम से करूंगा तो 72 माइनस एग्जेम्प्ट, सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 13 है, ये एग्जेम्पशन आपको निकालनी होगी। 3 लिमिट्स होती हैं बच्चों, आपको याद होगी 3 लिमिट्स। बताओ क्या क्या लिमिट होती है HRA में? वर्किंग नोट नंबर 1, एक्चुअल HRA रिसीव 72। सेकंड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना है? 7,200 इंटू 12, 86,400 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या आएगा? बेसिक पे, DA, फॉर्मिंग पार्ट, और क्या चाहिए? कमीशन टर्नओवर।
तो कमीशन तो मेरे ख्याल से दिया नहीं होगा, नहीं। तो बेसिक पे और डीए फॉर्मिंग पार्ट। अब यहां पर जैसे कि आईसीएमआई एजम्पशन लेता है डीए को फॉर्मिंग पार्ट ही मानता है अगर दिया है तो बेसिक कितना दिया हुआ है 180 और डीए का फॉर्मिंग पार्ट कितना होगा इसी का 60%, ये फॉर्मिंग पार्ट ही मान के चल रहे हैं 1,08,000, टोटल हो गया 288। इसका 10% कर दोगे तो 28,800। ये आ रहा है 57,600। लास्ट लिमिट क्या है बच्चों? लास्ट लिमिट है अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो तो 50, नॉन मेट्रो में तो 40। तो ये दुर्गापुर की बात हो रही है तो ये 40%, 40% कर दो इसका 288 का। $1,15,200, विच एवर इज लेस 57,600। ये अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा कितना 14,400। तो बच्चों मैं न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम दोनों करके दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने अभी तक सजेस्टेड आंसर देखा नहीं है। वैसे हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या लेना होता है? बाय डिफॉल्ट तो न्यू रिजीम ही लेना होता है। आगे आ जाओ। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस किसी भी कैटेगरी में नहीं आता बच्चों, क्या हो जाएगा? फुली टैक्सेबल। कोई भी रिजीम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1500 इंटू 12 कितना हो गया? 18,000। इसके बाद आ रहा है शी ओन्स अ कार विच इज फॉर ऑफिशियल पर्पस, हर एम्प्लॉयर रीइंबर्सेस हर 3,000 पर मंथ। तो ऑफिशियल पर्पस के लिए तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होना चाहिए? नील होना चाहिए, है ना? तो मोटर कार की जो फैसिलिटी है शी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 2,100 पर मंथ टूवर्ड्स आरपीएफ। तो लो जी, ये हो गया ये तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है सेम। तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना? 2,100 पर मंथ। तो 2,100 इंटू 12 25,200। एग्जेम्प्ट कर लो इसमें से क्या? एग्जेम्प्ट कर लो इसमें से क्या? 12% ऑफ सैलरी। और सैलरी कौन सी लेंगे? वही डीए जो हमने एचआरए के लिए भी निकाली थी 288, इसका 12%। 34,560। बच्चों इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो मुझे बता दो ये अगर एग्जेम्प्ट हो जाएगा तो पूरा ही एग्जेम्प्ट हो गया, पूरा ही एग्जेम्प्ट हो गया। आगे आ जाओ। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11%। कितना 11%? 2,200 रुपए। और आपको पता है 9.5% एग्जेम्प्ट होता है। कितना एग्जेम्प्ट होता है? 9.5। तो 2,200 रुपए अगर 11 है तो 9.5 कितना होगा? यानी 1,900। 300 रुपए टैक्सेबल होगा। आगे आ जाओ। शी हैज पेड 1,800 एज प्रोफेशनल टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स वाज पेड बाय एम्प्लॉयर 2,400। टोटल 1,800 का प्रोफेशनल टैक्स दिया है ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर कितना है? 2,400। तो टोटल तो 4,200 का प्रोफेशनल टैक्स हो गया। भाई जो प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे कर दिया एम्प्लॉय की जगह पर, तो ये बन गया परक्विजिट, एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर। भाई ये जगह तो कम पड़ गई है तो मैं इसको ऐसे करके कवर कर देता हूं, ठीक है? बताओ एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर है, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 2,400। तो वो दोनों को ही टैक्सेबल होगा, है कि नहीं? अब यही आ जाएगी हमारी ग्रॉस सैलरी, और तो कुछ लिया नहीं है। ग्रॉस सैलरी तो यही आ जाएगी। तो बताओ यहीं पे लिख देता हूं ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी मेरी कितनी आ रही है बताओ?
1,80,000 प्लस 1,08,000 प्लस 7,200 प्लस 72,000 प्लस 18,000 प्लस 300 प्लस 2,400। अगर मैं न्यू रिजीम के हिसाब से करूं तो 387,900। ओल्ड रिजीम के हिसाब से करूं तो ये आ रहा है 180 प्लस 1,08,000 प्लस 7,200 प्लस 14,400 प्लस 18,000 प्लस 300 प्लस 2,400, तो ये आएगा 3,30,300। डन। इसके बाद हमें मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, चाहे ओल्ड रिजीम हो या न्यू रिजीम हो, दोनों को मिलती है 50,000। हाँ, ओल्ड रिजीम में प्रोफेशनल टैक्स की भी डिडक्शन मिल जाएगी। तो प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन कितनी मिलनी चाहिए? टोटल 4,200। तो पूरी प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी है ओल्ड रिजीम में? 4,200। बताओ यहां पर कितना आ रहा है? 387,900 माइनस 50,000, 3,37,900। और यहां पर माइनस करेंगे 3,30,300। यार है 2,76,100। ये आ गई मेरी सैलरी इनकम। डन। अब जरा सजेस्टेड आंसर के साथ टैली कर लेते हैं, इन्होंने कैसे किया है। ये तो फर्क आ रहा है, क्या फर्क आ रहा है देखें जरा। क्या मैंने यहां पे कोई गलती कर दी है? एग्जेम्प्ट होता है 9.5। ये भाई साहब इंस्टीट्यूट हमारा महान है। अब आप देख सकते हो कितना महान है। 9.5 खुद एग्जेम्पशन भी लिखते हैं, और भाई साहब ये कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। यार अब क्या करें, अब सही सीखोगे या टेप कर सीखोगे? तो आप देख लो, मैं तो आपको सही सिखाने की कोशिश में हूं। 300 रुपये आना चाहिए था यहां पर। ठीक है, एक तो ये है, बट उससे भी आंसर का फर्क किस चीज का आ रहा है? HRA 72,000 है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 57,600 है, तो 14,400 ही आ रहा है। तो मैंने भी शायद 14,400 लिखा है। हाँ, तो मतलब इन्होंने देखो, अब ये देखो कितने है ना प्रॉब्लम। ओल्ड जीम से कर दिया इन्होंने क्वेश्चन। पता है क्यों? क्योंकि स्टडी मैट में ऐसे ही दिया होगा। अब इन्होंने ओल्ड जीम से सेम छाप दिया होगा। कुछ नहीं देखते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं, बच्चा ही अपने आप दिमाग लगाए। बाय डिफॉल्ट ओल्ड रिजीम, बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम होता है, ओल्ड रिजीम नहीं होता। तो अब क्या, कौन बताए इनको, कैसे पढ़ाएं भाई, क्या करें बताओ। मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट देता हूं, बट यहां बड़ी दिक्कत है। 1,80 हमारा ठीक है। DA 1,08,000, ये भी ठीक है। 7,200 18,000 ठीक है। इसके अलावा 14,400 वो भी ठीक है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये भी ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन RPF तो गलत लिखा है इन्होंने, चलो ये ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, और ये क्या प्रोफेशनल टैक्स 1,800। अरे कहना क्या चाहते हो? प्रोफेशनल टैक्स वॉज पेड बाय हिज एम्प्लॉयर 2,400, शी पेड 1,800। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो हमें डिडक्शन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, फर्क नहीं पड़ता एम्प्लॉयर पे करे एम्प्लॉय पे करे। मैं मान के चल रहा हूं कि आपके यहां ही प्रोफेशनल टैक्स की बात हो रही है, कम एम्प्लॉयर का थोड़ी ना होगा। तो एम्प्लॉयर पे करे एम्प्लॉय पे करे, दोनों की डिडक्शन मिलती है।
1800, 2400, 4200 पूरी डिडक्शन मिलनी चाहिए। बट टैक्सेबल जो ऊपर होगा ये 2400 रुपए ऊपर क्या हो जाना चाहिए, टैक्सेबल। तो वो तो मैंने किया है ना, 2400 ऊपर टैक्सेबल किया, इंप्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर, और नीचे 4200 क्या कर दिया, माइनस। तो आंसर तो फिर भी ठीक आना चाहिए, क्योंकि 2400 तो कैंसिल ही हो गया। तो बेसिकली 1800 की डिडक्शन जो इन्होंने अपने आंसर में दे दिया है वो तो ठीक है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या गड़बड़ है। बच्चों टोटलिंग देख लेना, मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, बाकी तो हमारा सब कुछ ठीक है। ये 300 की जगह 400 किया हुआ उन्होंने, वो गलत है, हमारा ठीक है 300 रुपए ग्रॉस सैलरी। तो मेरे हिसाब से मैं टोटलिंग एक बार फिर चेक कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1,80,000, 1,08,000, 7,200, 14,400, 18,300, 2,400, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसमें से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन और 4,200 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स, 276,100 मेरा बिल्कुल करेक्ट है। तो भाई इंस्टीट्यूट, प्लीज इंस्टीट्यूट की तरफ शेयर करो ये, और मेरे ही आंसर छाप दो, एटलीस्ट सही करो अपने सजेस्टेड आंसर को। पता नहीं कौन पेपर बनाता है, क्या आंसर सेट करते हो, कुछ आइडिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट, मिस्टर राजेश ओन 2 हाउस प्रॉपर्टी, बोथ ऑफ विच आर लेट आउट, कैलकुलेट हिज इनकम फ्रॉम फॉलोइंग डिटेल्स। हाउस 1 गया, हाउस 2 मुंबई, आपको ये वैल्यूज दी हुई है, और इसमें लिखा हुआ है दोनों के दोनों लेट आउट हैं, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। आओ करें क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। हाउस 1, हाउस 2, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसके लिए आपको पता है क्या क्या चाहिए होता है, बताओ। यस, वर्किंग नोट बनाएंगे। इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट। यस और नो। हाउस 1 का आपको म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 1,00,000, फेयर रेंट दिया हुआ है 95,000, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 90,000, एनुअल रेंट कितना दिया हुआ है 1,00,000, अनरिलाइज रेंट भी दिया हुआ है। तो अनरिलाइज रेंट तो माइनस कर दो ना, उसमें से कितना होगा 92। बताओ क्या करते हैं, हायर, हायर कितना आएगा 1,00,000, लोअर 90, फिर विच एवर इज हायर 92, तो जीएवी आना चाहिए 92। हाउस 2 की बात करें तो हाउस 2 में म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया है 2,00,000, फेयर रेंट कितना दिया है 210, स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है 2,00,000, एक्चुअल रेंट कितना दिया है 180 माइनस अनरिलाइज रेंट 178, विच एवर इज हायर 210, विच एवर इज लोअर 200, विच एवर इज हायर 200, यानी 2,00,000। तो 2,00,000 आना चाहिए माइनस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ है बताओ, 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, और म्युनिसिपल वैल्यू है 1,00,000, उसका 10% हो गया 10,000। हाउस 2 की बात करें तो म्युनिसिपल टैक्स है 1,000 जो दिया ही हुआ अमाउंट, तो माइनस कर देते हैं। ये आ गई मेरी एनुअल वैल्यू, ये आ गया 82, और ये आ गया 1,99,000। माइनस करेंगे इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, तो 82,000 का 30%, 24,600, और 1,99,000 का 30%, 59,700। माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन में आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस 1 का दिया हुआ है। अच्छा सॉरी, मैंने एक चीज नोट नहीं करी, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया होगा, हाउस 1 का लिखा है नीचे इट इज स्टिल अनपेड है, हाउस 2 का पेड बाय, हाफ पेड बाय टेनेंट। ओहो, ये तो दिक्कत हो गई। म्युनिसिपल टैक्स का हाउस 1 का तो अनपेड है, तो इसकी डिडक्शन मिलेगी नहीं, इसकी डिडक्शन मिलेगी नहीं, तो ये होगा 92। अब 92 का कर दो जरा, 92 का 30%, 27,600। ठीक है, और इधर बात कर रहे हैं तो 1,000 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स है, जिसमें से भी आधा टेनेंट ने पे कर दिया,
आधा 10 ने पे कर दिया, तो इसकी तो सिर्फ 500 रुपए की मिलेगी, है ना। तो ये होगा 199,500। इसका करो 199,500 का 30%, यार है 59,850, ये माइनस कर दो। और इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है हाउस 1 का 10,000, इसका है ही नहीं। तो कितना आसान क्वेश्चन है यार ये तो, ओहो। 92,000 माइनस 27,600 माइनस 10,000, ये आ रहा है 54,400। और दूसरा है 199,500 माइनस 59,850, ये आ रहा है 139,650। आंसर वेरीफाई कर ही लेते हैं भाई, यहां पे कुछ भी घपले करते रहते हैं। तो टोटल कर दो इसको, टोटल ये ठीक है, स्टैंडर्ड एक्शन ठीक है। टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है। 139,650 प्लस 54,400, 194,050। हाँ ठीक तो आ रहा है, तो ये ठीक है। थर्ड का बी पे आ जाओ। थर्ड का बी, थर्ड का बी है कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर इंद्र कुमार बासु ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। पीएनएल अकाउंट दिया है और इस पीएनएल अकाउंट को सॉल्व करना है आपको। इसमें लिखा है कुछ अमाउंट है जो डेबिट ही नहीं किए पीएनएल में। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, देखो हमें क्या निकालना है, ग्रॉस टोटल इनकम इनकम निकालना है ना। तो पहले तो हेडिंग में वही लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, और इसमें आपको अदर सोर्सेज की और हाउस प्रॉपर्टी इनकम तो दी हुई है। तो भाई साहब आप पहले तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखो, उसको सॉल्व कर लो ना पहले, क्या दिक्कत है, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आपको रेंट दिया हुआ है 36,000 का, इस पे आपको पता है म्युनिसिपल टैक्स, कोई नीचे म्युनिसिपल टैक्स लिखा है हाउस प्रॉपर्टी का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो म्युनिसिपल टैक्स तो है ही नहीं, तो हम मान लेंगे फिर क्या आएगा, एनुअल वैल्यू। यही एनुअल वैल्यू हो गया। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देते हैं 30%, 10,800। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन है? ये लिखा है 300 रुपए का लोन इंटरेस्ट है ऑन लोन टेकन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, 300 रुपए। तो ये मिल जाएगा ना, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 300 रुपए। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आनी चाहिए 36,000 माइनस 10,800 माइनस 300, ये आनी चाहिए 24,900। 24,900। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसके बाद हम लोग करेंगे इसी के अंदर और क्या इनकम दी होगी, अदर सोर्सेस इनकम। अच्छा पहले पीजीबीपी सॉल्व करेंगे, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। पूरा पूरा लिख लोगे ना यार अपने आप? हाँ सर पूरा पूरा लिख लेंगे हम, चिंता क्यों कर रहे हो, ये तो हम अच्छे से कर लेंगे, बहुत बढ़िया। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, आप बताओ क्या क्या दिया है। आप सीधा यहीं पे सॉल्व कर लो, चाहे नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल से स्टार्ट करते। कितना दिया नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल? 130 प्लस एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट अलाउड। एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट अलाउड में आपको क्या गलत लग रहा है? इंटरेस्ट में 300 रुपए का जो इंटरेस्ट है, अच्छा एक तो 200 रुपए का इंटरेस्ट है डिबेंचर्स के लिए, वो नहीं मिलेगा क्योंकि उसका रिलेशन इन्वेस्टमेंट से है। 300 रुपए का इंटरेस्ट है फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, तो पूरे 500 रुपए ये इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा। इसके अलावा रिपेयर्स रिन्यूअल में कुछ लिखा है, कह रहा है द एक्सपेंस रिलेटिंग टू हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट आर 40% ऑफ रिपेयर एंड रिन्यूअल एक्सपेंसेस।
मतलब 40% रिपेयर रिन्यूअल के जो खर्चे हैं ना, वो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना, क्योंकि वो तो पर्सनल हो गए रिपेयर्स। 2200 का 40% डिसअलाउ कर दो, कितना बना 880, ये एड बैक कर दो 880, डन। इंश्योरेंस की बात करते हैं, इंश्योरेंस के लिए कुछ लिखा है क्या? लिखा है 30% फॉर फायर इंश्योरेंस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट, 30% फॉर वर्कर्स एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड बैलेंस फॉर लाइफ इंश्योरेंस। देखो जो इंश्योरेंस का खर्चा है, इन्होंने उसकी सेग्रीगेशन दे दी है 4200, 4200 में से 30% तो प्रॉपर्टी का है, तो वो तो हटाई दो। 4200 में से 30% प्रॉपर्टी का है, तो 4200 4200 का 30% कर दो, 4200 इसका 30%, ये तो एड बैक करना ही है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी। 1260 तो एडबैक करेंगे। इसी इंश्योरेंस में 30% एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है, आपने प्रीमियम दिया। एंड बैलेंस फॉर लाइफ इंश्योरेंस, अब किसका लाइफ इंश्योरेंस? वर्कर का तो लिखा नहीं हुआ, वर्कर का एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, बैलेंस फॉर लाइफ इंश्योरेंस। अब ये किसका है ये भी नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन पूरा लिखते ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस बैलेंस जो है वो किसका लाइफ इंश्योरेंस है, वर्कर का या आपका अपना लाइफ इंश्योरेंस है? क्योंकि अगर आपका अपना है तो वो नहीं मिलेगी, और अगर वर्कर्स का है तो भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी लाइफ इंश्योरेंस है ना, बट स्टाफ वेलफेयर के अंदर उसकी मिल जाएगी। तो वैसे लाइफ इंश्योरेंस की नहीं मिलनी चाहिए, तो हेड बैक करो, नहीं मिलनी चाहिए, ये वही होगा, अपना ही होगा। कितना अमाउंट है 4200 का भाई, 30% वो हो गया, 30 वो हो गया, 40 रह गया ना, 40% और एड बैक कर दो, 1680, डन। इसके बाद लिखा है, आ जाओ ऊपर वापस, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में कुछ लिखा है, कह रहा है 1200 हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो डेप्रिसिएशन वो वाला हटा दो जो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कितना 1200। आगे आ जाओ, डेप्रिसिएशन के बाद है कॉम्पेंसेशन 10,200, जिसपे कोई नोट है, कॉम्पेंसेशन वाज पेड टू एम्प्लॉई हुज डिसमिसल वाज इन बिजनेस इंटरेस्ट। तो सेक्शन नंबर 37(1) जनरल डायरेक्शन में इसको डायरेक्शन मिल जाएगी, तो कुछ नहीं करेंगे। आगे आ जाओ, लॉ चार्जेस है 5100, इस पे कोई पॉइंट है? लॉ चार्जेस इंक्लूड 2000 बीइंग पिटीशन फाइल्ड अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसकी तो लीगल चार्जेस इसकी तो मिल जाएगी, एंड द बैलेंस रिगार्डिंग सेल्स टैक्स अपील, लीगल चार्जेस हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं, दोनों की मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की मिल जाएगी, तो कुछ नहीं करेंगे। आगे आगे, लेबर वेलफेयर चार्जेस, लेबर वेलफेयर चार्जेस में कोई नोट तो नहीं है, नहीं है, तो मान के चलेंगे नॉर्मल बिजनेस का खर्चा है, अलाउ हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन 5800, इसमें कोई पॉइंट है? कह रहा है 2000 रुपए गिवन फॉर इलेक्शन पर्पस, ये नहीं मिलेगी भाई। कितना अमाउंट 2000, द अमाउंट नॉट डेबिटेड टू पीएनएल, अभी तक ये डेबिट नहीं किया। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन ओकेजन ऑफ फेस्टिवल, डेबिट करेंगे भी नहीं। भाई साहब क्या बात कर रहे हो? थेफ्ट ऑफ कैश फ्रॉम लॉकर, चोरी हो गई, तो ये डिडक्शन नहीं लेनी, ली नहीं हुई, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अब देखो मान के चलेंगे कि ये बिजनेस का है, तो बिल्कुल क्लेम करना चाहिए, एक्सपेंस टू बी डेबिटेड। 1200 रुपए का थेफ्ट ऑफ कैश, एक्सपेंसेस फॉर न्यू टेलीफोन कनेक्शन इन द बिजनेस, भाई टेलीफोन कनेक्शन आपने अपने बिजनेस में लगाया है, उसका जो खर्चा है मिलना चाहिए, कितना है 2000। ये तो वो एक्सपेंसेस हो गए जो डेबिट होने चाहिए थे। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ इनकम साइड पे भी दिया क्रेडिट पर, वो अदर सोर्सेस का पार्ट है और वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, हटाना पड़ेगा। सो इनकम्स क्रेडिटेड, इनकम्स क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल, बट नॉट टैक्सेबल। ऐसी कौन सी इनकम दिख रही है? एक तो मुझे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये कितना दिया है 10,000, ये हटेगा। इसके अलावा रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हटेगा, कितना है 36,000।
तो मेरे पास नेट प्रॉफिट था 1,30,000 प्लस 500 प्लस 880 प्लस 1260 प्लस 1680 प्लस 1200 प्लस 2000 माइनस 1200 माइनस 2000 माइनस 10,000 और माइनस 36,000। तो भाई पीजीबीपी आनी चाहिए 88,320। वेरीफाई कर लेते हैं। 88,320 थोड़ा सा फर्क आ रहा है, देखते हैं क्या आ रहा है। वैसे तो मेरे हिसाब से तो 88,320 आना चाहिए। किस चीज का फर्क कर दिया? फेस्टिवल खर्चा बिजनेस मान लिया। भाई साहब इनका कुछ नहीं पता चलता क्या कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हो ऐसे? कैसे मान लोगे? फेस्टिवल खर्चा लिखा है, आप कैसे मान लोगे कि बिजनेस का है? या तो लिखो, कहीं पे नहीं लिखा, ऑन ओकेजन ऑफ फेस्टिवल लिखा है। चलो ठीक है, एक एजम्पशन है बच्चों, एक एजम्पशन है, यस इट इज पॉसिबल कि ये बिजनेस का है तो ऑब्वियसली अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अलाउ कर देते हैं अगर हम मान रहे हैं तो। ठीक है, कोई बात नहीं। फेस्टिवल खर्चे एज्यूमिंग फॉर बिजनेस। ठीक है, आप लोग क्या करोगे? एजम्पशन देना। जब भी कोई क्वेश्चन में एजम्पशन लोगे उसी के बेसिस पे नंबर मिलने, तो एजम्पशन देना। ये माइनस और करना चाहिए। अब देखो अब क्या ठीक आ रहा है? 87,520। हाँ बाकी सब ठीक है, सिर्फ यही गड़बड़ थी। 87,520 अंडरस्टूड। तो ये ठीक कर दिया हमने, ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्वेश्चन में और कौन सी इनकम दी हुई थी? अदर सोर्सेज में डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट दिया हुआ था 10,000, आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना अमाउंट है? 10,000। यस, तो बस टोटल कर दो, अब ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। 24,900, 87,520, 10,000, 122,420। पीजीबीपी 87,520 था, 24,900 और अदर सोर्सेज में 9,800 कैसे भाई? अच्छा वो खर्चे भी तो थे। ओ सॉरी 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 सॉरी, खर्चा भी तो दिया हुआ बेटा, खर्चा भी दिया हुआ है। डेप्रिस उसके ऊपर इंटरेस्ट लिखा हुआ था ना कुछ, हम याद आ गया। हाँ ये इंटरेस्ट था ना, फॉर परचेजिंग डिवेंचर्स ऑफ कंपनी। यस बिल्कुल माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस करके लिखना चाहिए 9,800। तो ये होगा 10,000 माइनस 200, यह आएगा 122,220। डन, ये आएगा 122,220। डन, आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 का ए पार्ट, कैपिटल गेन का क्वेश्चन है। शिव हैज ज्वेलरी एक्वायर्ड ऑन 17 जुलाई 2010, 5 लाख की 18 अगस्त 2013 को उसके ऊपर इंप्रूवमेंट की गई है और 18 अगस्त को ट्रांसफर कर दी टू हिज फ्रेंड मोना 40 लाख की। शिव ऑलरेडी हैज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी इन लखनऊ, however he has purchased another residential house property for 30 lakh for purpose of letting out. As on 5th of April 23, his friend offered him house worth rupees 25 lakh, जिसकी stamp duty value कितनी है? 14 lakh for 15 lakh only, and Shiv purchased the same. On 7th April 24, Shiv sold the new house acquired from friend for 19 lakh. Value determined for the purpose of stamp duty purposes 22 lakh. Market value कितनी दी हुई है? 26 लाख. Calculate capital gain in the hands of Shiv for several years. हमें सिर्फ कैपिटल गेन निकालना है, भाड़ में गया, और कोई इनकम निकालनी नहीं। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का ए, कैपिटल गेन इनकम निकालनी है। अब तरह तरह की कैपिटल गेन है इसकी। पहले तो भाई साहब ने ज्वेलरी बेची है। ठीक है, ज्वेलरी कब बेची है वो देखो, सेल कंसिडरेशन कौन से टाइम पे बेची है ज्वेलरी? 18 अगस्त 21, तो 21-22, प्रीवियस ईयर 21-22। सेल कंसिडरेशन कितना दिया हुआ है बताओ? 40 लाख। माइनस कर देंगे इसमें से क्या? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और आपके पास 5 लाख की ज्वेलरी थी, उस पे आपने इंप्रूवमेंट कराई है 3 लाख रुपए की।
तो पहले 5 लाख की बात करते हैं। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ ट्रांसफर। ईयर ऑफ ट्रांसफर है जिस ईयर में बेचा, और वो है 21-22। 21-22 का इंडेक्स CII अरे यार, हमें चाहिए होगा ना कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। क्या पूरा टेबल दिया हुआ है? यस, ये टेबल दिया है, मैंने यहां से ले लेता हूं। कितना लिखा है? हमें चाहिए 21-22 के लिए ना। यस, 21-22 का इंडेक्स है 317। तो 317 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे इसको किससे? जिस ईयर में खरीदा था, 2010-11, 10-11 का इंडेक्स 167। तो 167 से डिवाइड कर देंगे। कितना आया? 5 लाख इंटू 317 डिवाइडेड बाय 167, 949102। इसमें इंप्रूवमेंट भी है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी कर देते हैं। कब की गई है इंप्रूवमेंट बताओ? क्वेश्चन में देखो, 3 लाख रुपए के डायमंड ऐड किए, इसमें इंप्रूवमेंट की गई है 18 अगस्त 2013 को। तो लो जी, 3 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 317 डिवाइडेड बाय कब किया था? 13-14। तो 13-14 का इंडेक्स देखना होगा, विच इज 220। तो 3 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय 317 डिवाइडेड बाय 220, ये आ गया 432273। तो ये आएगा मेरा कैपिटल गेन 40 लाख रुपीस माइनस 949102 माइनस 432273, तो 2618,625, ये आएगा आंसर। इसके बाद आगे भी है, इसने एक प्रॉपर्टी खरीद ली है। क्या खरीद ली है? प्रॉपर्टी खरीद ली है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी लखनऊ। हाउएवर ऑन 17 मार्च ही परचेज अनदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो इसने 2 प्रॉपर्टी खरीद ली, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड और उसके बाद एक लेट आउट प्रॉपर्टी भी खरीदी है। तो भाई साहब, आप जब प्रॉपर्टी खरीद रहे हो ज्वेलरी बेचकर, तो यहां पर तो आपको एग्जेम्पशन भी मिल जाएगी अगर आपने टाइम पर खरीद लिए तो। यस, मिल जाएगी। तो ये तो ग्रॉस LTCG हो गया। ये क्या आ गया? ग्रॉस LTCG। ज्वेलरी बेची और सेक्शन नंबर 54F का एग्जेम्पशन ले लोगे आप। कुछ भी बेचो अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, खरीद लो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो उसने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली है 30 लाख रुपए की। तो भाई साहब, नेट सेल कंसिडरेशन देखेंगे, क्या करेंगे इसमें? 26/18/625 मल्टीप्लाई बाय कितना रुपए लगा दिया? 30 लाख आउट ऑफ नेट सेल कंसिडरेशन 40 लाख। तो ये होगा 30 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 2618,625। तो ये आ रहा है 1963,969। इतने रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ये एग्जेम्पशन मिल गई तो कितना आएगा? 2618,625 माइनस 1963,969। तो टैक्सेबल आ रहा है 654,656। ये आ रहा है टैक्सेबल LTCG। डन। इसके बाद क्या हुआ? 5 अप्रैल 23 को हिज फ्रेंड ऑफर्ड हिम अ हाउस वर्थ ₹25 लाख। ओके, जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 14 लाख। अच्छा, फॉर 15 लाख ओनली एंड शिप परचेज द सेम, और उसने प्रॉपर्टी खरीद ली। ओके, ऑन 7 अप्रैल 24 शिप सोल्ड द न्यू हाउस, जो उसने अपने फ्रेंड से खरीदा था। जो एग्जेम्पशन के लिए लिया वो नहीं, जो नया उसने खरीदा 5 अप्रैल 23 को फ्रेंड से, वो वाला उसने बेच दिया 19 लाख के। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 22। तो आपको चेक करना होता है 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है कि नहीं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, और है। और अगर है तो बताओ इस वाले केस में कब टैक्सेबल होगा?
2425। सेल कंसिडरेशन कितनी होगी? 22 लाख। सेक्शन 50C लग जाएगा ना, माइनस। चेक करो प्रॉपर्टी कब खरीदी थी, 23 में खरीदी थी, 24 में बेच दी है, तो 1 साल के अंदर अंदर ही हो गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी? 14, 15 लाख में खरीदी। पंद्रह लाख में खरीदी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 15 लाख होगी, तो कैपिटल गेन आना चाहिए 7 लाख, और ये आना चाहिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यही होना चाहिए, चेक कर लेते हैं फिर भी। देखो पहले पार्ट का तो हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ गया है, दूसरे पार्ट में ये भी ठीक आया। यस, ये दोनों आंसर ठीक आए हैं, बट एक बात और है, हाँ एक बात और है बच्चों, आपको याद होगा 54F की एक कंडीशन होती थी क्या? क्या आप दो से ज्यादा प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकते, एक पहले से है और एक और खरीद रहे हो। इन्होंने तो तीसरी खरीद ली, क्या जिस ईयर में इसने खरीद ली ना तीसरी, उस ईयर में एग्जेम्पशन रिवोक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिवोक। और वो जो एग्जेम्पशन ली थी ना वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो उस ईयर का भी ट्रीटमेंट हमें बताना पड़ेगा। इसने एक और प्रॉपर्टी जब खरीदी है वो खरीदी है 23-24 में, है ना, और 23-24 में जो इसने खरीदी है उस वक्त अभी 3 साल का लॉक इन पीरियड था, वो खत्म भी नहीं हुआ। तो बच्चों प्रीवियस ईयर 23-24 में जो आपने एग्जेम्पशन ली थी वो क्या हो जाएगी? रिवोक हो जाएगी वापस। कितना अमाउंट? और वो टैक्सेबल हो जाएगा 19,63,969, और ये टैक्सेबल एलटीसीजी बन जाएगा उस साल में 1963,969। डन, खत्म। फोर्थ का ए, फोर्थ का बी, कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो अदर सोर्सेस के लिए निकालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर है फोर्थ का बी, पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ डिसीज हस्बैंड। तो ये तो फैमिली पेंशन हो गया, फैमिली पेंशन आता है तो पता है ना क्या होता है? फैमिली पेंशन आता है तो क्या होता है? 21,000 रुपए फैमिली पेंशन आया, और इसमें से डिडक्शन मिलती है 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव, है ना, 21,000 का 1/3 हो गया 7,000, और 15,000 विच एवर इज लेस। तो 7,000 की रिडक्शन मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा 14,000। सेकेंड, रेम्यूनरेशन फॉर चेकिंग द एग्जामिनेशन कॉपी ऑफ एम्प्लॉयर को, ये तो सैलरी इनकम में जाएगा, अदर सोर्सेस निकालने की बोल रहा है, ये नहीं आएगा। फॉर चेकिंग द एग्जामिनेशन कॉपी ऑफ सीएम में, भाई मेरी बुक का क्वेश्चन है ये, ठीक है, और आपको बताऊं ये एक्चुअली सीए का क्वेश्चन है, सच बता रहा हूं, ये सीएम में लिख दिया इन्होंने, वहां पे सीए लिखा हुआ था, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन डाल दिया है। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि सीए वाला क्वेश्चन हमारे में नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है, एज इट इज आता है, एज इट इज। कई कई बार तो सेम आ जाता है। 15,000 ये टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट इनकम, बट इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड ये इनकम है। कितनी है? इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड 100, ये इनकम है। कॉम्पोजिट रेंट है 10,000, जिसमें से खर्चे हो गए 5,000, तो कॉम्पोजिट रेंट है 10,000, उसमें खर्चे कितने हो गए? 5,000, तो कितना आएगा? 5,000 आएगा टैक्सेबल। आगे आ जाओ, रेंट ऑन सबलेटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी 20,000, ओरिजिनल ओनर को दिए 12,000, तो ये जाएगा कितना? 20 माइनस 12 कितना आएगा? 8। तो अदर सोर्सेस की इनकम हमारी तैयार है, 14,000 प्लस 15,000 प्लस 100 प्लस 13,000, ये आ गया 42,100। डन, आंसर वेरीफाई कर लें। डन,
ठीक है, 42,100। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है अगला, फिफ्थ का ये सेट ऑफ का क्वेश्चन है बच्चों। आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है, सेट ऑफ का काम करना है, स्टार्ट करें। आओ, फिफ्थ का ये आपके पास सैलरी इनकम दी हुई है, कितनी दी हुई है 260, इसको आउटर इनर कॉलम में लिखेंगे अभी। फिर हाउस ऑफ इनकम दी हुई है, कितनी दी हुई है, हाउस ऑफ ए से दी हुई है 60,000 और बी से दी हुई है 280 का लॉस। इसके बाद आपको क्या दिया, स्पेक्यूलेशन इनकम। क्या दिया है, स्पेक्यूलेशन इनकम। स्पेक्यूलेशन मतलब पीजीबीपी लिखेंगे, और पीजीबीपी में एक हो गया स्पेक्यूलेशन बिजनेस, एक हो गया नॉन स्पेक्यूलेशन। तो ये स्पेक्यूलेशन लिखा हुआ है, इनकम लिखो कितनी है 20,000, और नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम है 130 का लॉस। आगे आ जाओ, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज दिया हुआ है, उसका लॉस दिया हुआ है, ये कहां जाएगा, अदर सोर्सेस। और एग्रीकल्चर बिजनेस का जो लॉस है, इसको तो आप सेट ऑफ ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये उस बिजनेस से है जो कि एग्जेंट होता है, तो ये तो लॉस, इसको सेट ऑफ ही नहीं कर पाओगे। कैपिटल गेन लिख सकते हो आप पहले, कैपिटल गेन। इसमें दिया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना 30,000, और दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना नेगेटिव 1,00,000, यानी लॉस दिया। और क्या दिया है, इनकम फ्रॉम लॉटरी, ये तो अदर सोर्सेस वाला पार्ट आ गया, अदर सोर्सेस। इसके अंदर लिखा है लॉटरी इनकम कितनी है 10,000, हॉर्स रेसेस ये कितना दिया है 170, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आफ्टर इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह एडजस्ट करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज नेगेटिव में आ रहा है, कितना है 70,000। बस ये दिया आपको। अब आपने देखना है कौन सा किसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो हाउस प्रॉपर्टी इनकम, तो पहले आपस में एडजस्ट करो, इंट्रा हेड सेट ऑफ, ये 60 है, 280 है, 220 रह गया, पहले इंट्रा हेड चेक करो ना। नॉन स्पेक्युलेटिव तो स्पेक्युलेटिव के साथ सेट ऑफ हो सकता है, स्पेक्युलेटिव लॉस नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है ना आपस में, तो इनको सेट ऑफ करो, ये आ गया 110। इसके बाद कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो दोनों के साथ जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म का जाता है, तो इसको तो क्या करेंगे हम, टू बी कैरी फॉरवर्ड, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अदर सोर्सेज में अच्छा एक ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज भी तो था, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज उसका भी लॉस है, उसको भी वैसे कैरी फॉरवर्ड ही करेंगे, लिखने का क्या फायदा, अगर लिखना है तो लिख लेते हैं, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, इसको भी हम कैरी फॉरवर्ड ही करने वाले हैं बच्चों। कितने रुपए का लॉस है 1,50,000, क्योंकि ये लॉस सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज की एक्टिविटी से ही एडजस्ट होगा, तो इसको मैं लिख देता हूं टू बी कैरी फॉरवर्ड। और क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का लॉस है, देखो ये तो किसी के साथ एडजस्ट होते नहीं है, है ना, तो इनका तो इनकम साफ तौर पे यहां लिख देते हैं 180। इधर देखो कहीं इनकम बच रही है, तो पीजीबीपी में तो लॉस आ रहा है 10 का, और कैपिटल वाला ये तो मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। क्या पीजीबीपी का लॉस सैलरी के साथ सेट हो सकता है, नहीं, हाउस ऑफ का तो हो सकता है ना, तो ये करो ना सेट ऑफ, हाउस ऑफ लॉस ओल्ड रिजीम के हिसाब से चल रहे हैं, तो हाउस ऑफ लॉस मैक्सिमम 2,00,000 की सेट ऑफ कर पाओगे, कितना हो गया 60,000 की इनकम आ गई, सैलरी इनकम। हाउस प्रॉपर्टी जो बच गया एडजस्टेड, कितना एडजस्ट कर दिया 2, जो बच गया वो कैरी फॉरवर्ड, टू बी कैरी फॉरवर्ड, डन। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम तो हो गई निल, पीजीबीपी इनकम 1,10 का लॉस बचा हुआ है, हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको इसके साथ, सेट ऑफ बिजनेस लॉस, बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ विद एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी,
तो यहां एडजस्ट कर सकते हैं, कितना बचा 30 एडजस्ट कर दो, तो ये कैपिटल गेन तो हो गया नील। और ये एडजस्टेड किसके साथ, बिजनेस के साथ, तो ये 1/10 का लॉस हो गया। और जो 80,000 का, इसको क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड, टू बी कैरी फॉरवर्ड, डन। तो पीजीवीपी इनकम भी आ गई मेरे पास नील, कैपिटल गेन भी नील, अदर सोर्सेज में 81, तो मेरा आ गया टोटल इनकम, ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा, टू बी कैरी फॉरवर्ड। कितनी इनकम आ गई, 60 वो और 180 है, 240, ये हो गई मेरी ग्रॉस टोटल इनकम। चेक करें आंसर, एक काहे परेशान कर रहे हो, यही होना चाहिए। अब क्या कर दिया भाई साहब ने, एक 80 हमने सही लिखा है, यहां 60,000 आएगा ना, तो ये 60,000 कहां लिखा है भाई इन्होंने, अच्छा हाँ एक बात बताओ, ये मैं कैरी फॉरवर्ड तो कर रहा हूं, बट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का तो लॉस सैलरी के साथ एडजस्ट कर सकता हूं, सॉरी इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ठीक लिखा है इन्होंने, 180 होगा, इसको एडजस्ट कर दूंगा ना सैलरी इनकम के साथ, इन्होंने किया भी नहीं है शायद, इन्होंने किया नहीं है, बट आंसर इन्होंने ठीक लिखा है। इंटरेस्ट के लॉस को हम यहां सेट ऑफ करोगे, ठीक है। अभी बचा हुआ था ना सैलरी इनकम, और इंटरेस्ट का लॉस तो कर सकते हैं, इंटरेस्ट के लॉस के लिए कोई रूल ही नहीं है इसमें, तो यहां पर आप सेट ऑफ कर दो इंटरेस्ट का लॉस, कितना 60,000, ये कर सकते हो बेटा, बिल्कुल ठीक है। सैलरी इनकम नील, और इनकम मेरी ग्रॉस टोटल इनकम 180 आएगी, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहां मैंने एडजस्ट कर दिया कितना 60, 10,000 को कैरी फॉरवर्ड, हालांकि इन्होंने आंसर तो यही लिखा है 180 करेक्ट है, बट यहां पे कहीं एडजस्टमेंट दिखाई नहीं हुई, पता नहीं क्या कारण है, और इंटरेस्ट के बारे में कहीं पर भी लिखा भी नहीं, इन्होंने बस 180 कर दिया, पता नहीं क्या करते, बट हम लोगों ने अपना आंसर करेक्ट कर दिया, वो सही है, डन। आ जाओ वापस, फिफ्थ का ए पार्ट हो गया है, फिफ्थ का बी पार्ट भी देख लेते हैं। कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी एज पर ओल्ड regime, निकालो भाई निकालो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बड़ी मुश्किल से तो इन्होंने ओल्ड regime का नाम ले लिया, ये भी लेने की क्या जरूरत थी, मुझे तो समझ में नहीं आया, ये भी हम सारे तो ओल्ड regime से कर रहे थे बिना कुछ बोले, अभी भी ओल्ड regime से ही कर देते, तुम क्या बता रहे हो। ही इज अ वर्किंग विद एक्स लिमिटेड फ्रॉम अ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी कितनी दी हुई है 24 इंटू 12, ये आ गया 288, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे डीए, डीए कितना है 2,000 रुपए इंटू 12, ये हो गया 24,000, इसके पास दिया बोनस, ये कितना दिया है 50,000, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आरपीएफ में 6% ऑफ सैलरी, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अरे 6% तो बहुत कम है, बोलो, क्योंकि एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 12% तक तो एग्जेम्प्ट ही होता है ना, तो ये सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो कुछ मत लिखो ही मत ना, क्या फायदा टाइम वेस्ट करने का। पीजीबीपी इनकम दी है, इंटरेस्ट ऑन एफडी दिया है, खत्म, कितना आसान क्वेश्चन टाइम पास करने के लिए आपको दिया है, क्या आप भी खुश हो जाओ, ऐसे क्वेश्चन पता नहीं आ भी सकते हैं। 362, ये हो गई आपकी ग्रॉस सैलरी, इसमें से पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर लो, जो कि कितनी है 50, माइनस करने के बाद सैलरी इनकम आ गई 312, ये आ गई मेरी सैलरी इनकम, डन। सैलरी इनकम आने के बाद इसमें लिखा है पीजीबीपी इनकम है 52, तो पीजीबीपी ऐड कर दो, पीजीबीपी है 52, वो ऐड कर दो। इसके अलावा अदर सोर्सेज इनकम भी दी हुई है, वो कितनी दी है 5,000, तो ये भी ऐड कर दो, मेरे पास ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी, कितनी आ गई बताओ, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई 312 प्लस 52 प्लस 5, ये आ गया 369। इसके बाद क्वेश्चन ने क्योंकि टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए बोला, तो प्रीमियम की
डिडक्शन मिल जाएगी 80C, कितना अमाउंट है 4000। डन, इज दैट क्लियर? तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कुछ गलत पढ़ा है मैंने क्या? इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। अच्छा, इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन भी तो है, हाँ दोनों मिलेगी। एक इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी तो है, ये तो LIC हो गया, एक इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी है, वो भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। कितनी है? सैलरी का निकाल दो ना, बेसिक सैलरी आपको दिया है, DA दिया है, मान के चलो यही है, तो 26,000 ही हो गया। 26,000 इंटू 12, 312 का 6%, 18,720 की और मिलेगी, 18,720, ये और माइनस होगा। माइनस होने के बाद 369 माइनस 22,720, 346,280। अब देखते हैं, हाँ तो बिल्कुल करेक्ट है, टोटल इनकम। अब टैक्स निकालना है तो कैसे निकालोगे? एज दी हुई है क्या भाई की? भाई की एज दी है? नहीं दी। टैक्स निकालेंगे तो पहले 2.5 लाख रुपए पर 0, अगले बैलेंस पर कितना आएगा? 5%, 7,314। नाइनटी सिक्स टू एट्टी का 5%, 4,814। भाई क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख से क्या है, कम है, तो इसको तो रिबेट ही मिल जाएगा। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो टैक्स क्या बनेगा? 0, ठेंगा, खत्म। नेक्स्ट बढ़े इनडायरेक्ट टैक्स पे। डिस्कस द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। भाई बुक से कर लेना यार, इसमें क्या ही बताऊं। GST काउंसिल हम क्लासेस में कराते ही हैं, ठीक है, मैं अब थ्योरी नहीं डिस्कस कर रहा हूं। सेवेंथ का ए, सो सिक्स्थ बुक से करोगे आप लोग, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सेवेंथ का ए, रितेश ऑफ असम प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। बताओ क्या करेंगे? आउटवर्ड सप्लाई जिसमें से 10 लाख इंटरस्टेट है, क्या इंटरस्टेट भी ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, 75 लाख बिल्कुल आएगा। एग्जाम सप्लाई है जिसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन 30 लाख है, वो नहीं आएगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर में 75 लाख आएगा, प्लस कितना आएगा? 40 लाख आएगा, 30 नहीं आएगा। इसके अलावा इनवर्ट सप्लाई ऑन विच रिवर्स चार्ज, ये भी नहीं आएगा, और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ये आएगा, तो ये कितना आ गया? 7। तो 75 प्लस 40 प्लस 7, तो ये बना 122। बच्चों 122 लाख इज लेस देन 150 लाख, एंड देयरफॉर कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो, एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अच्छा एज, अच्छा वो असम लिखा हुआ है, असम में तो सिर्फ वही है, 1.5 करोड़ ही है, तो एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। याद है ना आपको? बोलो याद है कि नहीं याद है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, असम, हज स्टेट्स बोलता हूं, हज स्टेट्स के लिए कितना लिमिट है? 1.5 करोड़, और 1.5 करोड़ से कम है तो कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो एलिजिबल है, ठीक है। आगे आ जाओ, सेवेंथ का बी पार्ट, मुंबई वाई लिमिटेड, मुंबई रजिस्टर्ड सप्लायर है मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट्स। आपको इसकी टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई बतानी है, ठीक है। सेवेंथ का ये था ए पार्ट। बी पार्ट भाई देखो, लिस्ट प्राइस आपको दी हुई है कितनी? 1240। इसके अंदर आइटम ऑलरेडी एडजस्टेड, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ बिस्किट टू द गवर्नमेंट स्कूल, सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट से। बताओ, जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है वो एडजस्ट हो चुका है ऑलरेडी, मतलब हम लोगों ने क्या कर रखा होगा? इसको माइनस कर रखा होगा। क्या कुछ करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की सब्सिडी अलाउड है। ट्रेड एसोसिएशन ने सब्सिडी दी है, ये एड बैक करना पड़ेगा, कितना? 50,000।
आइटम नॉट एडजस्टेड इन लिस्ट प्राइसेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी 25,000, ये आएगा कि नहीं आएगा? टैक्सेस अदर देन जीएसटी सब आएंगे, 25,000 आएगा। पैकिंग चार्जेस बिल्कुल आएगा, इंसिडेंटल खर्चे है कि नहीं 20,000, और लेट फी फॉर रेसिपिएंट फॉर डिलेड इन द पेमेंट ऑफ इनवॉइस, ये भी आएगा, लेट फी भी आएगा 5,000। तो बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? तेरह चालीस समझ में आ रहा है? ये हमारा आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं। यस करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर है 8 का ए, कैलकुलेट आईटीसी अवेलेबल मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स। अकाउंटिंग ऑडिटिंग सर्विस आप ले रहे हो तो आईटीसी मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस ले रहे हो एम्प्लॉइज के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस ले रहे हो एम्प्लॉइज के, सर्विस आर नॉट प्रोवाइडेड अंडर गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन, ये कोई गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन नहीं है, बट हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस ले रहे हो, ये पर्सनल है, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो बताओ किसका आईटीसी मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा? 8 का ए पार्ट ब्लॉक क्रेडिट वाली बात है, पहला मिल जाएगा 17,200 मिल जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, अगले आ जाओ, रूटीन इसका मिल जाएगा, सेकंड का नहीं मिलेगा, थर्ड रूटीन मेंटेनेंस ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय एमएस मोटर्स। तो मेंटेनेंस कराते हो तो मेंटेनेंस की मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसका बिल्कुल मिल जाएगा। रिपेयरिंग सर्विस फॉर ऑफिस बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज चार्ज टू P&L, ये मिल जाएगा 28,400 बिल्कुल मिल जाएगा। होटल एकोमोडेशन कन्वेंस फैसिलिटी टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन, ये पर्सनल है, नहीं मिलेगा। टेस्टिंग सर्विस अवेल्ड फॉर कार इंजन, क्योंकि आप कार इंजन का काम करते हो तो सर्विस किसी से ली होगी, ये मिल जाएगा। तो बताओ कितना हो गया? आईटीसी मिलना चाहिए 17,200 प्लस 17,200 प्लस 28,000 प्लस 28,400 प्लस 19,000, यार 92,600 क्या? चेक करें, बिल्कुल करेक्ट। आगे आ जाओ, नाइन्थ का ए, नाइन्थ सॉरी एट्थ का बी, एट्थ का बी लिख रहे हैं फाइंड आउट असेसेबल वैल्यू इन कस्टम ड्यूटी, आसान है। ठीक है, इंपोर्टेड मशीन की वैल्यू $20,000 दी हुई है, डॉलर का एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको अभी ऐड कर दो, चाहो तो बाद में कर लेना, मैं सीधा आंसर से करा दूं इसको। आपको पता है कि यहां पे कॉस्ट प्राइस दी हुई है $20,000, आप डॉलर इसमें यहां पे लिख दोगे। एक्सपेंसेस कुछ हुए हैं क्या? चेक करो क्वेश्चन, एक्सपेंसेस अप टू द प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन, वहां से तो वो तो ऐड होंगे ही होंगे, तो $2,000 ऐड कर दो। बाइंग कमीशन इसके अंदर इंक्लूड होता है क्या? बाइंग कमीशन कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, तो नहीं आएगा। तो टोटल हो गया $22,000, इसको इंडियन रुपीज में कर दो क्योंकि आगे के खर्चे रुपीज में दिए हुए हैं। तो $22,000 इंटू कौन सा रेट लोगे? 78, तो 78 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, ये आ गया 1716। ठीक है, इसके बाद डिजाइनिंग चार्जेस इंडिया, इंडिया में डिजाइनिंग चार्जेस ये थोड़ी ना ऐड होंगे, वहां पे होते तो होते, डिजाइनिंग चार्जेस इन इंडिया नहीं होंगे। मटेरियल सप्लाइड बाय बायर फ्री ऑफ कॉस्ट, ये होगा, बायर ने मटेरियल सप्लाई किया, ये ऐड हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेट का खर्चा कितना दिया है? दिया ही नहीं, फ्रेट का खर्चा नहीं दिया तो हमें ऐड करना पड़ता है 20% ऑफ एफओबी, तो एफओबी का 20%, एफओबी कितना है? 1916, ठीक है, तो 20% आ जाएगा 383,200, ये आ गया एफओबी एज पर कस्टम्स, इसमें 20% ऐड कर दिया। इंश्योरेंस भी नहीं दिया, नहीं दिया तो 1.125% करते हैं, ये बात पता है सबको। असेसेबल वैल्यू आ गई, इसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज उसी के ऊपर, ड्यूटी के ऊपर ही 10%, जितना ड्यूटी होती है उसी के ऊपर 10% लगता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, जो टोटल आएगा उसके ऊपर लग जाएगा आईजीएसटी जो कि लगता है 18%, और ये टोटल पर लगेगा, यानी ये पता किस पे लगेगा? 2320 प्लस 232075 प्लस 23207, इसका 18% आईजीएसटी, यार है 463,686, डन, बिल्कुल ठीक है, सारी ड्यूटी ऐड करो, आ गया आंसर। ये है आपका MTP 2, डन। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, थैंक यू, बाय बाय।
ऑल द बेस्ट दोस्तों, आपके एग्जाम आ रहे हैं, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।